हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 11 की केमिस्ट्री, जिसमें चल रहा है हमारा यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता। और इसका आज हमारे पास दूसरा लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे मूल आवर्त सारणी क्या है, क्या होती है मूल आवर्त सारणी, और किस वैज्ञानिक ने मूल आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, और मूल आवर्त सारणी की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, और जितना आपको नोट करना है उसे आप नोट करते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं मेंडलीव का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या था। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। तो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या था, सबसे पहले इसे समझेंगे हम। वैज्ञानिक का नाम इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेंडलीव। मेंडलीव ने बताया था कि जितने भी तत्व इस दुनिया में हैं, उन सब के भौतिक व रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं उनके परमाणु भार पर, या परमाणु द्रव्यमान भी आप कह सकते हो। तो उसके अनुसार तत्वों का मौलिक लक्षण परमाणु भार होता है। अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। इसे ही कहते हैं हम मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मूल आवर्त नियम के अनुसार, यानी इसके अनुसार यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तत्वों के, इसके अनुसार भौतिक तत्वों के भौतिक व रासायनिक तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब समझते हो आप क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होंगे। जैसे 3 के अंतर के बाद या 4 के अंतर के बाद, इस तरह क्या होगा, समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। तो आप इस बात को लिख लो। ठीक है, यहाँ पहले इसे इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लो, और फिर लिखो अर्थात अर्थात जब तत्वों को जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, तत्वों को उनके परमाणु भारों, परमाणु भार को आप परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में रखा जाता है, बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो एक निश्चित अंतर के बाद तो एक निश्चित अंतर के बाद, जैसे 7 के अंतर के बाद या 8 के अंतर के बाद, तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व
एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तत्वों का जो मौलिक लक्षण है वो परमाणु भार है। मौलिक लक्षण का मतलब कोई ऐसा लक्षण जिससे तत्वों के सारे गुणों का पता चल जाए, उसे हम कहते हैं मौलिक लक्षण, या फिर आप कह सकते हो मूल लक्षण। तो मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों का जो मूल लक्षण है ना वो परमाणु भार है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मूल लक्षण क्या है? परमाणु भार। तो मूल लक्षण का तो पता चल गया कि भाई परमाणु भार है। किसी भी तत्व के यदि कोई भी गुणों का आपको अध्ययन करना हो तो आप उसका परमाणु भार पता कर लो, तो आपको सारे गुण उसके पता चल जाएंगे। जैसे मान लो किसी भी बच्चे का मेंटल लेवल चेक करना हो कि वो कितना इंटेलिजेंट है, तो बच्चे का जो मूल लक्षण होता है वो होता है उसकी कक्षा, वो कौन सी क्लास में कौन सी कक्षा में अध्ययन कर रहा है। यदि कोई बच्चा 11वीं क्लास में है तो उसका मेंटल लेवल 11वीं क्लास के बच्चे जितना ही होगा। और यदि कोई बच्चा है 12वीं क्लास में वो थोड़ा सा होशियार होगा। और यदि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है वो थोड़ा सा और होशियार होगा। यदि कोई बच्चा 5वीं क्लास में है वो थोड़ा सा बुद्धू होगा आपके मुकाबले, यानी उसकी समझ इतनी विकसित नहीं हुई होगी। तो जिस तरह किसी भी बच्चे का मेंटल लेवल आपको पता करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका उस बच्चे से यही होगा कि आप कौन सी कक्षा में अध्ययन कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो आप। ठीक है, तो कक्षा से पता चलता है कि बच्चा कौन सी किस लेवल का है। इसी तरीके से मेंडलीफ का मानना यह था कि यदि आपको किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों का पता करना है तो आप उस तत्व के परमाणु भार को देख लो, क्योंकि परमाणु भार क्या होता है? मूल लक्षण होता है। परमाणु भार से ही सब कुछ पता चल जाता है। तो परमाणु भार को सब कुछ मानते हुए मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाई जिसे कहते हैं मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी क्या थी? मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने क्या किया था? अपने समय में ज्ञात जितने भी तत्व थे ना, उन सभी तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया था, जिससे उन्हें एक सारणी प्राप्त हुई थी। उसे उन्होंने कहा था मूल आवर्त सारणी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं मेंडलीफ ने, देखो मेंडलीफ को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे। ठीक है, उच्चारण और लिखने में कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसे भी मेंडलीफ इस तरह लिखा हुआ मिलेगा कुछ बुक्स में, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा मेंडलीफ। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, कभी आप इसी चीज़ को लेके बैठ जाओ। मेंडलीफ ने अपने समय में मेंडलीफ ने अपने समय में ज्ञात तत्वों को लगभग 60 लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी उस समय तक जब मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी बनाई थी। मेंडलीफ ने अपने समय में मेंडलीफ ने अपने समय में ज्ञात तत्वों को अपने समय में ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भारों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर परमाणु भारों के क्रम में रखकर बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक
सारणी बनाई, सारणी माने टेबल, एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीफ की जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहा गया, जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहा गया, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहा गया। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि मूल आवर्त सारणी, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो आप बताओगे कि मेंडलीफ के समय में लगभग 60 तत्वों की खोज हो चुकी थी और मेंडलीफ ने उन 60 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था और एक सारणी बनाई थी जिसे कहा गया था मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। ठीक है। इस सारणी की खासियत ये थी कि इस सारणी में एक ही समूह में जितने भी तत्व थे उनके गुण एक जैसे थे, समान थे। इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूं। इस सारणी में इस सारणी में किसी इस सारणी में किसी एक वर्ग में इस सारणी में किसी एक वर्ग में आने वाले किसी एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के गुण किसी एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के गुण समान थे, समान होते हैं, ऐसे लिख दो। क्योंकि उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी, मूल आवर्त सारणी, वो तो अब भी है हमारे पास। तो इस सारणी की खासियत ये थी कि इस सारणी में, चलो थे ही लिखो, सारणी तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, समान होते थे। यानी एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं, एक ग्रुप में, एक समूह में, उन सब के गुण क्या होते थे, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे गुण थे। कैसी थी वो मूल आवर्त सारणी, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम सारणी की विशेषताओं की। तो एक हेडिंग लगाओ, मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं। हेडिंग लगाते हैं, मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं। मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं। मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं। मूल आवर्त सारणी में क्या क्या खासियत हैं उसके बारे में बात करते हैं, और इन विशेषताओं से ही आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा, हर एक चीज समझ में आएगी। अब तक तो सिर्फ इतनी बात हमने करी है कि मेंडलीफ की मूल आवर्त नियम क्या है। यह है कि मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये तो है मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। और ध्यान रखना, ये मूल आवर्त नियम भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी क्या है? मेंडलीफ ने अपने समय में जितने भी तत्व उनके खोज हो चुकी थी, उन सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी उन्होंने बनाई थी, और उस सारणी को कहा गया था मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। उस सारणी की खासियत ये थी मेन, कि एक वर्ग में जितने भी तत्व थे उन सब के गुण क्या थे, एक जैसे थे। ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता देखो क्या थी। यदि आप मूल आवर्त सारणी को देखोगे ना, जैसे कि मैं दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। तो मूल आवर्त सारणी में मूल आवर्त सारणी में मूल आवर्त सारणी में 12
क्षैतिज पंक्तियां थी। क्षैतिज तो समझते हो आप, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये वाली पंक्तियां, ये वाली 12 क्षैतिज पंक्तियां थी। जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी है उसमें कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं या कितनी श्रेणियां हैं, तो आपको बताना है 12। कौन सी हैं देखो, मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। मेरे पास मूल आवर्त सारणी है या नहीं, ये देखते हैं। यह हमारी मूल आवर्त सारणी है, ठीक है। ये हमारी मूल आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी को देखो। हाँ हो जाएगा, जूम हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिर दिखाई देगा आपको सही। इसे इतना खोल कर रखते हैं, इतना इतना नहीं, इतना। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा ना आपको? थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए इसे, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। चलो ऊपर तो हो नहीं पाएगा, तो ऐसा कर लेना इसे। देखना अब दिखाई दे रहा ना सही? हाँ ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा। देखो, इसमें क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं? एक तो ये है पंक्ति पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं ऐसी ऐसी? कितनी है देखो, लिखा हुआ है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं, और इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? श्रेणियां। क्या कहते हैं? श्रेणियां। ठीक है, आ जाओ चलो अपने उसी पे आ जाओ, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखाता रहूंगा बीच बीच में, जहां भी आपको आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की। तो हमने लिखा है मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं, और विशेषताओं में पहली विशेषता लिखी है, मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। चलें आगे। दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता, मूल आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। मूल आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने खड़े कॉलम, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, या कॉलम भी लिख सकते हो आप, पंक्तियां थी जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। वर्ग या समूह कहते हैं। तो जो मूल आवर्त सारणी है उसमें 8 खड़े कॉलम हैं, 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्ग या फिर समूह। वर्ग या समूह में से कुछ भी कह सकते हो। देखो ध्यान से जरा, कितने हैं खड़े कॉलम? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों जो खड़े कॉलम हैं या खड़ी पंक्तियां हैं या ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्ग, 8 वर्ग। या आप इन्हें 8 समूह भी कह सकते हो, या तो आप इन्हें 8 वर्ग कहो और या फिर कहो 8 समूह। चलें आगे। अब अगली बात, तीसरी विशेषता, प्रत्येक श्रेणी में अधिकांश तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। तीसरी खासियत यह है कि प्रत्येक श्रेणी में, प्रत्येक श्रेणी में अधिकांश तत्वों को कहीं कहीं गड़बड़ी कर दी थी। मेंडलीफ ने कहीं कहीं गड़बड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से ये आवर्त सारणी गलत सिद्ध हुई।
कहाँ गड़बड़ी करी थी बात करेंगे उसके बारे में भी। प्रत्येक श्रेणी में अधिकांश तत्वों को परमाणु भार के, और गड़बड़ी करी क्यों थी वो भी बताऊंगा मैं, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। देखो, चेक करते हैं इस बात को कि श्रेणी में, किसी भी श्रेणी में जब हम देखेंगे तो तत्व परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हैं। देखो, यहाँ पहली श्रेणी में तो एक ही तत्व है, सिर्फ हाइड्रोजन। दूसरी श्रेणी में कौन है? लिथियम, 7, फिर 9.4, फिर 11, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 19। बढ़ते क्रम में है ना। यहाँ देखो 23, 24, 27.3, 28, 31, 32, 35.5 बढ़ते हुए क्रम में है ना। तो प्रत्येक श्रेणी में जो तत्व थे उनमें से ज्यादातर तत्वों को, ज्यादातर का मतलब आप कह सकते हो 90%, ज्यादातर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ही रखा गया था। ठीक है। अगली विशेषता, चौथी विशेषता क्या थी? चौथी विशेषता ये थी कि एक वर्ग के, वर्ग कह दो या समूह कह दो एक ही बात है, या ग्रुप भी आप कह सकते हो, एक वर्ग के सभी तत्वों के, एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण, सभी तत्वों के गुण आपस में समान थे। आपस में कैसे थे? समान। तो एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सब के गुण आपस में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो इस बात को भी, कितने वर्ग हमने पढ़े इसमें? 8 वर्ग पढ़े। कितने वर्ग हैं? 8 खड़े कॉलम, 8 वर्ग हैं। तो पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं ना, जैसे HLI NaKRbCS, इन सब के गुण बिल्कुल एक जैसे थे। दूसरे वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनके सबके गुण एक जैसे थे। तीसरे वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सबके गुण क्या थे? एक जैसे थे। तो एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबके गुण आपस में क्या थे? समान थे। एक चीज, एक विशेषता ये थी। ठीक है। अब पांचवी विशेषता क्या थी? विशेषता क्या कमी थी पांचवी, तो ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। पांचवी विशेषता के ऊपर मैं स्टार का निशान लगा देता हूं, इसे आपको ध्यान रखना है। मेंडलीफ ने गुणों को समूह में मिलाने के कारण एक गड़बड़ी कर दी थी। मतलब वैसे तो मेंडलीफ ने मूल आवर्त नियम दिया, और मूल आवर्त नियम में सारी दुनिया को समझाया कि हमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तत्वों को किस क्रम में रखना है? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। पर मेंडलीफ ने अपने नियम का ही उल्लंघन कर दिया कुछ जगह। उसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ना रख के घटते हुए क्रम में रख दिया कहीं कहीं। पता क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि उसे जो है ना, केवल परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम को नहीं देखना था, उसे एक चीज का और ध्यान रखना था। और वो जो चीज थी जिसका ध्यान रखना था वो पता क्या था? उसे एक वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उन सबके गुण भी तो मिलाने थे। मान लो वो तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखता जा रहा, रखता जा रहा, और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने से क्या हुआ कि एक तत्व ऐसे ग्रुप में आ गया कि उस ग्रुप में बाकी जितने भी तत्व थे उन तत्वों के गुणों से उस तत्व के गुणों की समानता हुई नहीं। यानी कभी कभी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने से तत्व गलत ग्रुप में आ गए थे, गलत समूह में, गलत वर्ग में अपने आप को ले आए थे वे तत्व। तो उसने पलटा मार दिया, अल्टा पलटा कर दिया। यानी उसने क्या काम करा? गुणों को मिलाने के साथ, गुणों को मिलाने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम की अपेक्षा। तो गुणों को समूह में मिलाने के कारण मेंडलीफ ने, यहां लिख देते हैं, गुणों को, गुणों को समूहों में, समूहों में
मिलाने के कारण गुणों को समूहों में मिलाने के कारण गुणों को समूहों में मिलाने के कारण मैंडलीफ ने कुछ स्थानों पर मैंडलीफ ने कुछ स्थानों पर तत्वों को मैंडलीफ ने कुछ स्थानों पर तत्वों को परमाणु भार के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में न रखकर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में न रखकर क्या कर दिया था? बढ़ते क्रम में न रखकर घटते क्रम में रख दिया था। घटते क्रम में रख दिया था। घटते क्रम में रख दिया था। तो रखना तो था तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, जो उसने सारी दुनिया को बताया था कि जब विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ये बात ही तो बताई थी मैंडलीफ ने। पर उसने कहावत है कि अपने नियम का पालन अपने आप ही नहीं करा। सारी दुनिया को तो सिखाता रहा कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हमें रखना है, और अपने आप उसने हर जगह जो है ये भी देखा कि भाई जो तत्व जिस समूह में आएगा उस तत्व के गुण उस समूह से मिलने भी तो चाहिए। तो गुणों को मिलाने के चक्कर में उसने ये गड़बड़ी मचाई, गुणों को मिलाने के चक्कर में। तो इसलिए ये पॉइंट पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक खासियत और है इसकी मूल आवर्त सारणी की, इसके ऊपर भी स्टार लगाओ भाई। मूल आवर्त सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने बहुत सारी जगह खाली छोड़ दी थी। देखो, मूल आवर्त सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे। कौन से में स्थान है? देखो कौन से स्थान है जो खाली छोड़ दिए थे मूल आवर्त सारणी बनाते समय। ये देखो जहां डैश डैश लग रहे ना, ये डैश डैश जितने भी लग रहे ये स्थान खाली हैं। तो ये स्थान उन्होंने छोड़ दिए थे खाली। और जब स्थान खाली छोड़ दिए तो एक बात उन्होंने पहले ही बता दी कि भाई इस स्थान पर जितने भी खाली स्थान हैं इन स्थान पर कौन सा तत्व आएगा वो तो मुझे पता नहीं है अभी, पर मैं खोज से पहले ही उस तत्व के सारे गुण आपको बता देता हूँ। तो मेंडलीफ ने खोज से पहले ही तत्व के सारे गुण बता दिए थे। तत्व का नहीं पता था उसे कि यहाँ कौन सा तत्व आएगा, पर गुण पहले ही बता दिए थे। और जब वैज्ञानिकों ने खोज करी ना तो खोज के बाद वही गुण मिले जो मेंडलीफ ने बताए थे। ठीक है, वही गुण मिले जो मेंडलीफ ने बताए थे। बताओ समझ में आ रही क्या बात? तो हम यहाँ लिखेंगे मूल आवर्त सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने बहुत से स्थान क्या कर दिए थे? खाली छोड़ दिए थे। तो यहाँ लिखेंगे मूल आवर्त सारणी मूल आवर्त सारणी बनाते समय मूल आवर्त सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने मेंडलीफ ने बहुत से स्थान मेंडलीफ ने बहुत से स्थान खाली छोड़ दिए थे, यानी रिक्त छोड़ दिए थे। जहां जहां डैश आया था बहुत से स्थान खाली छोड़ दिए थे। क्योंकि क्यों छोड़े थे खाली बताओ? क्योंकि उन स्थानों पर क्योंकि उन स्थानों पर
आने वाले उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज, उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज, उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज उस समय तक नहीं हुई थी, यानी तब तक, उस समय तक नहीं हुई थी, उस समय तक नहीं हुई थी। परंतु, ध्यान से समझना, परंतु खोज से पूर्व ही, परंतु खोज से पहले ही, पहले लिख दूं, पूर्व लिख दो या पहले लिख दो, खोज से पहले ही मेंडलीफ ने खोज से पूर्व ही मेंडलीफ ने उनके गुण, उनके गुणों की, ऐसे लिखते हैं, उनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी थी। भविष्यवाणी तो पता है आपको किसे कहते हैं? गुणों की भविष्यवाणी कर दी थी। जो खोज के बाद, जो खोज के बाद जो खोज के बाद सत्य सिद्ध हुई, यानी वैज्ञानिकों ने जब उन तत्वों की खोज करी ना, तो मेंडलीफ ने जो गुण बताए थे बिल्कुल वही गुण मिले, यानी मेंडलीफ की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही भविष्यवाणी मेंडलीफ ने करी थी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं, चलो अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर। हमने बहुत सारी बातें मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के बारे में पढ़ ली। अब हम बात करेंगे इसका महत्व क्या है, क्या फायदा है इस आवर्त सारणी का। तो हम हेडिंग लिखते हैं मूल आवर्त सारणी का महत्व। मूल आवर्त सारणी का महत्व। क्या महत्व है मूल आवर्त सारणी का, इसे देखते हैं। मूल आवर्त सारणी का क्या महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला महत्व इसका देखते हैं, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। तत्वों के गुणों में, या गुणों के, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, इसका मतलब क्या है? देखो मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यह है कि जब तक आवर्त सारणी नहीं बनी थी, मूल आवर्त सारणी, मान लो उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, मान लो उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो 63 तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना बड़ा मुश्किल था। और जब मूल आवर्त सारणी बनी तो मेंडलीफ ने बताया कि एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनके सबके गुण बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप सभी तत्वों का अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। मूल आवर्त सारणी बनने के बाद केवल आपको कितने वर्गों का अध्ययन करना है? 8 वर्गों का। 8 वर्गों के अध्ययन से ही सभी तत्वों का अध्ययन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबके गुण एक जैसे हैं, दूसरे वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबके गुण एक जैसे हैं, तीसरे वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबके गुण एक जैसे हैं,
इसी तरह किसी भी वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के गुण एक जैसे ही होंगे जो तत्व एक ही वर्ग में, एक ही समूह में या एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। तो अब हम 63 तत्वों का अध्ययन अलग अलग क्यों करते? अब हमें सिर्फ 8 वर्गों का अध्ययन करना था और 8 वर्गों के अध्ययन से ही सभी तत्वों का अध्ययन हो जा हो जाया करता था, जो सरल हो गया। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो मूल आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी बनने से, मूल आवर्त सारणी बनने से क्या फायदा हुआ? केवल केवल 8 वर्गों के, केवल 8 वर्गों के, वर्ग कह दो या समूह कह दो या ग्रुप कह दो, एक ही बात है। केवल 8 वर्गों के अध्ययन से ही, केवल 8 वर्गों के अध्ययन से ही सभी तत्वों का, सभी तत्वों का अध्ययन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्योंकि किसी एक वर्ग, क्योंकि किसी एक वर्ग में उपस्थित, क्योंकि किसी एक वर्ग में उपस्थित, किसी एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुण, किसी एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुण समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। तो एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनके सबके गुण एक जैसे हैं, और जब सबके गुण एक जैसे हैं तो उन तत्वों का अलग अलग अध्ययन क्यों करें हम? बस हमें तो एक वर्ग का अध्ययन करना है, उस वर्ग से ही सारे उस वर्ग के तत्वों के गुणों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में आपको सुविधा मिली। मूल आवर्त सारणी बनने से केवल 8 वर्गों के अध्ययन से ही सभी तत्वों का अध्ययन हो जाता है, क्योंकि किसी एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरा क्या लाभ हुआ? हेडिंग नंबर 2, दूसरा क्या लाभ हुआ, दूसरी क्या इसकी उपयोगिता या महत्व है? सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात करने में, सही परमाणु भार व संयोजकता, सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात करने में, सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात करने में, तो जो मैडलीफ की मूल आवर्त सारणी बनी ना, उस आवर्त सारणी से ही हम बहुत सारे तत्वों की सही परमाणु भार और संयोजकता हमें ज्ञात नहीं थी, पर जब हमने उनकी स्थिति देखी तो किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति से उस तत्व का सही परमाणु भार और संयोजकता का पता चला वैज्ञानिकों को, जिसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां थी और वे सही हुई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मूल आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी में किसी तत्व की, मूल आवर्त सारणी में किसी तत्व की
स्थिति से, यानी उसकी पोजीशन कहाँ है, किसी तत्व की स्थिति से उसके सही परमाणु भार, उसके सही परमाणु भार व संयोजकता का, सही परमाणु भार व सही संयोजकता भी लिख सकते हो आप, व संयोजकता का पता चल जाता है। तो जिन तत्वों के सही परमाणु भार और सही संयोजकता का वैज्ञानिकों को पता नहीं था, उनके सही परमाणु भार और संयोजकताओं का पता लग गया, क्योंकि मैंडलीफ जो है गुणों को भी तो मिला रहा था ना, मैंडलीफ गुणों को भी तो मिला रहा था कि भाई इस वर्ग में जितने भी तत्व आएंगे उन सबके गुण बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तीसरा क्या महत्व है, नए तत्वों की खोज में सहायता, नए तत्वों की, नए तत्वों की खोज में सहायता, नए तत्वों की खोज में सहायता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं इसे। नए तत्वों की खोज में सहायता। अच्छा एक बात बताओ, मेंडलीफ ने जब मूल आवर्त सारणी बनाई थी, तो मूल आवर्त सारणी बनाते समय उसने बहुत सारे स्थान खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज तब तक नहीं हुई थी। पर खोज से पहले ही मेंडलीफ ने उन तत्वों के गुण बता दिए थे। तो गुण बताने से क्या फायदा हुआ, वैज्ञानिकों को उन तत्वों को खोजने में बहुत हेल्प मिली। कैसे मिली, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि सर तत्वों के गुण उन्होंने पहले बता दिए खोज से पहले, तो किस प्रकार हेल्प मिली वैज्ञानिकों को उन तत्वों को खोजने में, किस प्रकार हेल्प मिली, कैसे हेल्प मिली, मैं बताता हूँ। यदि आप ऐसा मान लो कि हम सब जो है ना सीआईडी ऑफिसर्स हैं, और हमें जो है एक टारगेट दिया गया है हेडक्वार्टर दिल्ली से कि आपके पास 1 महीने का टाइम है और एक आतंकवादी है उसे पकड़ कर लाना है, उस आतंकवादी का कोई गुण नहीं बताया हमें, तो हम 1 महीने तक पूरे देश में फैल गए और हम हर एक आदमी को पकड़ पकड़ के पूछ रहे कि भाई तू आतंकवादी है क्या, तू आतंकवादी है क्या, तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि 1 महीने बाद जब हमें बुलाया गया और पूछा गया कि आतंकवादी को पकड़ के लाए क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं सर हम नहीं लेके आए पकड़ के। तो हमारे जो हेड थे, ठीक है, जो हेड क्वार्टर के हेड थे एचओडी, उन्होंने क्या कहा कि आपको उस आतंकवादी को पकड़ के लाना है, और मैं आपको कुछ उसकी विशेषताएं बता रहा हूँ, कुछ गुण बता रहा हूँ। उसका नाम ये है, उसका कद इतना है, उसके पाए जाने की संभावना यहाँ यहाँ होती है ज़्यादातर, वो इस कंपनी की कार इस्तेमाल करता है, इस कंपनी का फ़ोन इस्तेमाल करता है, इन इन लोगों से मिलता है, ऐसा उसका रंग है, ऐसे वो कपड़े पहनता है, ठीक है, तो हर महीने कहाँ जाता है, हर हफ्ते कहाँ जाता है, किस किस आदमी से मिलता है, तो उसके बहुत सारे गुण बता दिए। और जब उसके बहुत सारे गुण बता दिए और हमें 1 महीने का टाइम दे दिया कि उसे पकड़ के लेगा, वो खोज के लेगा उसे, तो 1 महीने से पहले ही खोज लोगे ना आप उसे, खोज लोगे। तो जब खोज से पहले गुण बता दिए जाते हैं तो किसी वस्तु को खोजना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था, मैंडलीफ ने खोज से पहले गुण बता दिए थे। तो यहाँ हम लिखते हैं मूल आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी बनाते समय, मूल आवर्त सारणी बनाते समय मैंडलीफ ने मैंडलीफ ने कुछ स्थान, मैंडलीफ ने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे। मैंडलीफ ने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि
उन स्थानों पर क्योंकि उन स्थानों पर आने वाले उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज तब तक या उस समय तक तब तक नहीं हुई थी तब तक नहीं हुई थी परंतु परंतु खोज से पहले ही परंतु खोज से पहले ही मेंडलीफ ने उनके गुण उनके गुण बता दिए थे या उनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी थी उनके गुण बता दिए थे जिसके कारण जिसके कारण क्या हुआ जिसके कारण वैज्ञानिकों को जिसके कारण वैज्ञानिकों को उन तत्वों को उन तत्वों को खोजने में उन तत्वों को खोजने में बहुत सहायता मिली बहुत सहायता ठीक है ना बहुत सहायता मिली तो वैज्ञानिकों को हेल्प मिली उन तत्वों को खोजने में क्योंकि खोज से पहले ही गुण बता दिए थे ना मेंडलीफ ने तो हेल्प तो मिलनी ही थी ये तो बात पक्की थी बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट लेंगे सब बच्चे ले लिया स्क्रीनशॉट ठीक है चलो आगे चलते हैं देखो बेटे अब हम बात करते हैं ये तो हमने उपयोगिता पढ़ ली महत्व पढ़ लिया अब हम बात करते हैं मूल आवर्त सारणी के दोष के बारे में तो हेडिंग लगाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेडिंग है मूल आवर्त सारणी के दोष मूल आवर्त सारणी के दोष मूल आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी वो हमें देखना है मूल आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी उसकी कमियों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे मूल आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी ठीक है तो पहली कमी क्या थी पहली कमी थी नंबर 1 करके हेडिंग लिखते हैं परमाणु भार का घटता क्रम परमाणु भार का घटता क्रम भाई मेंडलीफ ने क्या काम करा था मेंडलीफ ने सारी दुनिया को बताया कि हमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना है क्योंकि परमाणु भार तत्वों का मौलिक लक्षण होता है ठीक है पर गुणों को मिलाने के कारण उसने कुछ स्थानों पर परमाणु भार के घटते हुए क्रम में रख दिया तत्वों को यानी अपने नियम का ही उल्लंघन कर दिया जिस नियम के आधार पर आवर्त सारणी बनाई गई उसी नियम का उल्लंघन कर दिया उसने तो पहली तो कमी यही है कि भाई मैं गुड़ खाऊं या ना खाऊं पर आपको गुड़ बिल्कुल नहीं खाना ठीक है मैं अचार खाता रहूंगा पर आपको नहीं खाना आपको नुकसान देगा अचार ठीक है मैं मोबाइल फ़ोन में घुसा रहूंगा पर बच्चों को मना कर रहा कि आपको मोबाइल फ़ोन में नहीं घुसना बिल्कुल भी तो ये होता है कि अपने नियम का ही उल्लंघन अपने आप कर देना तो मेंडलीफ ने वही करा कि उन्होंने अपने आप जो नियम बताया ना उसी नियम का उन्होंने अपने आप अपने नियम का क्या कर दिया उल्लंघन अपने नियम का ही उल्लंघन कर दिया तो यहाँ हम क्या लिखेंगे परमाणु भार का घटता क्रम में हम लिखेंगे
मैंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाते समय, आवर्त सारणी बनाते समय कुछ स्थानों पर कुछ स्थानों पर गुणों को, चलो गुणों को नहीं लिखते, मैंडलीफ ने कुछ स्थानों पर तत्वों को, कुछ स्थानों पर तत्वों को परमाणु भार के, परमाणु भार के बढ़ते हुए, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में न रखकर, बढ़ते हुए क्रम में न रखकर, बढ़ते हुए क्रम में न रखकर, किस क्रम में रखा, घटते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में न रखकर, कॉमा, घटते क्रम में रख दिया, घटते क्रम में रख दिया था, घटते क्रम में रख दिया था। ऐसा उन्होंने, ऐसा उन्होंने क्यों किया था, पता है आपको, ऐसा उन्होंने गुणों को मिलाने के कारण किया था, गुणों को मिलाने के कारण, ऐसा उन्होंने गुणों को मिलाने के कारण किया था। मतलब वे दो चीजों की तरफ ध्यान दे रहे थे ना, सारी दुनिया को तो बता रहे थे कि मैं सिर्फ एक चीज की तरफ ध्यान दे रहा हूं, और वो एक चीज क्या है, परमाणु भार। पर वे परमाणु भार के साथ साथ इस चीज पर भी ध्यान रख रहे थे कि जो तत्व जिस समूह में आएगा, जिस वर्ग में आएगा, जिस ग्रुप में आएगा, उस तत्व के गुण उस समूह के बाकी सभी तत्वों से मैच करने चाहिए। तो मैंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाते समय कुछ स्थानों पर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में न रखकर घटते क्रम में रख दिया था। ऐसा उन्होंने, ऐसा उन्होंने क्यों किया था, यहाँ कोमा लगा देते हैं, ऐसा उन्होंने गुणों को मिलाने के कारण किया था। तो ये गड़बड़ी है, और जब घटते क्रम में रख दिया उन्होंने, तो ये तो उनके मूल आवर्त नियम के विरुद्ध है। मूल आवर्त नियम तो हमें बताता है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, तो उन्होंने अपने ही मूल आवर्त नियम के विरुद्ध काम कर दिया। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं जो का मतलब परमाणु भार का घटता क्रम, जो उनके उनके मूल आवर्त नियम के विरुद्ध है, जो उनके मूल आवर्त नियम, मूल आवर्त नियम किसने दिया था, मैंडलीफ ने ही तो दिया था, जो उनके मूल आवर्त नियम के विरुद्ध है, उनके मूल आवर्त नियम के विरुद्ध है, मूल आवर्त नियम के विरुद्ध है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कहाँ कहाँ उन्होंने गड़बड़ी करी। जैसे ये जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट, इसका परमाणु भार है 58.9, 58.9 है कोबाल्ट का एग्जैक्ट। कोबाल्ट 58.9 को निकिल से पहले रख दिया, को निकिल, निकिल का होता है 58.7 से पहले रखना।
अब देखो ध्यान से इस चीज को देखो कि इसका परमाणु भार ज्यादा है, इसे तो बाद में रखना चाहिए था। इसका परमाणु भार ज्यादा है, इसे पहले रख दिया, कम वाले को बाद में रखा। यानी घटते क्रम में रख दिया इन दोनों तत्वों को। गुणों को मिलाने के चक्कर में ही तो ऐसा किया उन्होंने। ठीक है। दूसरी कमी क्या थी वो भी देखो। नंबर 2, मूल आवर्त सारणी का दूसरा दोष, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थान पर रखना। समान गुणों वाले तत्वों को समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थान पर रखना। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थान पर रखना। मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी में ऐसा किया था कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके गुण बिल्कुल समान हैं, उन तत्वों को भी मेंडलीफ ने अलग अलग स्थान पर रख दिया था। गुण समान होने के बावजूद भी उन्हें अलग अलग स्थान पर रख दिया था। ठीक है। जैसे Cu व Hg के गुणों में गुण जो हैं समान होते हैं, इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं Cu व Hg के गुण, Cu व Hg के गुण समान होने पर भी, एक जैसे गुण होते हैं दोनों के, समान होने पर भी इन्हें अलग अलग इन्हें अलग अलग वर्गों में या समूहों में या ग्रुप्स में, इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया था। भाई जब आप कह रहे कि एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सब के गुण एक जैसे होंगे, तो जब इन दोनों के गुण एक जैसे हैं तो इन्हें भी एक ही वर्ग में रखना चाहिए था। इन्हें अलग अलग वर्ग में क्यों रख दिया? यहाँ भी अपने नियम का ही पालन नहीं करा। ठीक है। तीसरी कमी क्या थी वो भी देखो। नंबर 3, तीसरी कमी थी भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना। भिन्न माने अलग अलग। भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना। भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना। मेंडलीफ ने यह भी गड़बड़ी करी थी कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुण अलग अलग हैं और फिर भी उन्हें पास पास रख दिया। कौन कौन से तत्व हैं देखो, अभी बताता हूँ आपको। भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना, जैसे आपका BAMgCa के साथ CdHg को एक ही वर्ग में रखा गया है। कौन कौन से बताए मैंने आपको? BA, Mg, Ca, इन तीनों के साथ, भाई इन तीनों के गुण तो आपस में मिलते हैं BAMgCa के। इनके साथ Cd और Hg, कैडमियम और मरकरी को एक साथ रखा गया। मतलब इनके साथ उन्हें क्यों रखा गया? कैडमियम और मरकरी को एक ही वर्ग में रखा गया है। कैडमियम मरकरी को एक ही वर्ग में रखा गया था। जबकि इनके गुण क्या होते हैं? अलग अलग। जबकि इनके गुण
अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। जब इनके गुण अलग अलग हैं तो इन्हें एक साथ एक ही वर्ग में क्यों रख दिया गया? जब आपने सारी दुनिया को बताया कि एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबके गुण एक जैसे हैं, तो इनके जैसे गुण तो नहीं है, इनके अंतर है दोनों में, फिर भी इन्हें एक साथ रख दिया। तो ये भी बहुत बड़ी कमी थी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चौथा दोष बताता हूँ अगली क्या कमी थी मूल आवर्त सारणी में। ये कमियां जरूर ध्यान रखना, हर एक आवर्त सारणी के दोष आपको बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, हर एक आवर्त सारणी के। चौथी कमी थी हाइड्रोजन का स्थान, नंबर 4। हाइड्रोजन का स्थान। भाई यदि आप हाइड्रोजन को देखते हो ना, हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग के तत्वों से भी मिलते हैं और हाइड्रोजन के गुण सातवें वर्ग के तत्वों से भी मिलते हैं, ठीक है, पर उसे रखा गया है पहले वर्ग में ही। इस कमी को तो कोई नहीं दूर कर पाया आज तक भी। मूल आवर्त सारणी के बाद संशोधित आवर्त सारणी मोजले ने बनाई थी, उसमें भी ये कमी दूर नहीं हुई। फिर दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी रोंग, वर्नर और बरी ने बनाई, उसमें भी ये कमी दूर नहीं हुई। अब भी बहुत सारी आवर्त सारणियां बनाने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, पर हाइड्रोजन के स्थान की समस्या आज तक किसी ने हल नहीं करी, किसी ने भी, ठीक है। तो क्या है हाइड्रोजन का स्थान? हाइड्रोजन के गुण, हाइड्रोजन के गुण पहले तथा सातवें, हाइड्रोजन के गुण पहले तथा सातवें दोनों वर्गों से मिलते हैं, दोनों वर्गों से मिलते हैं। तो हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनसे भी मिलते हैं, और हाइड्रोजन के गुण सातवें वर्ग के जो तत्व हैं जिन्हें आप हैलोजन कहते हो उनसे भी मिलते हैं। तो हाइड्रोजन के गुण पहले तथा सातवें दोनों वर्गों से मिलते हैं। परंतु हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में ही रखा गया है। हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में ही रखा गया है। तो वैज्ञानिकों का मानना यह है कि हाइड्रोजन को पहले वर्ग में क्यों रख रखा आपने? जब हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग वाले तत्वों से भी मिलते हैं और सातवें वर्ग वाले तत्वों से भी मिलते हैं, तो आप इसे सातवें में भी रख दो ना, खाली पहले में क्यों रख रहे? दोनों जगह रख दो। तो फिर लोगों का ऑब्जेक्शन आया कि एक ही तत्व को दो जगह कैसे रख दें भाई, एक तत्व आवर्त सारणी में एक ही तो स्थान पे है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तत्व एक से ज्यादा स्थान रखेगा, उसका एक ही तो स्थान होगा। नंबर 5, समस्थानिकों के स्थान, समस्थानिकों के स्थान। समस्थानिक तो पढ़ाए थे आपको, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार होते हैं अलग अलग। जैसे आप इसे देखो 1H1, 1H2 और 1H3। देखो एक ही तत्व के हैं हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक समान है क्योंकि एक ही तत्व के हैं, पर इनके परमाणु भार तो अलग अलग हैं, है ना अलग अलग। जब इनके परमाणु भार अलग अलग हैं और मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनी हुई है, जब इनके परमाणु भार अलग अलग हैं और मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनी हुई है, तो इन तीनों तत्वों को मूल आवर्त सारणी में अलग अलग जगह रखना चाहिए ना, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहिए। तो समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इसलिए समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए था,
पर हाइड्रोजन को तीनों को अलग अलग थोड़ा ही रख रखा, हाइड्रोजन को तो सिर्फ पहले वर्ग में रख रखा था मेंडलीफ ने। भाई हाइड्रोजन तो तीन तरह का होता है, 1h1 1h2 1h3, और तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं। और आपने आवर्त सारणी भी परमाणु भार के आधार पर बना रखी है, तो आप तीनों को अलग अलग रखो ना, फिर तीनों को अलग अलग रखो। मतलब कहने की बात यह है कि यहाँ भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। क्या गड़बड़ी थी? गड़बड़ी क्या थी देखो, समस्थानिकों के समस्थानिकों के परमाणु भार, समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, अतः इन्हें, इन्हें का मतलब समस्थानिकों को, अतः इन्हें आवर्त सारणी में, अतः इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर, आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए, अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए। परंतु इन्हें एक ही स्थान पर, परंतु उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाता है, एक ही स्थान पर रखा गया था, ऐसे लिखते हैं, एक ही स्थान पर रखा गया था। जैसे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल सिखाया था अभी, जैसे 1h1 कॉमा 1h2 कॉमा 1h3 तीनों को, तीनों को एक ही स्थान पर, तीनों को एक ही स्थान पर, तीनों को एक ही स्थान पर रखा गया था, एक ही स्थान पर रखा गया था। तो तीनों को एक स्थान पर रख दिया भाई। इसी तरह ऑक्सीजन भी होते हैं, तीन समस्थानिक ऑक्सीजन के, और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनके समस्थानिक होते हैं। तीनों को एक जगह क्यों रख दिया भाई? जब तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं, इन्हें तो तीनों को अलग अलग जगह रखना चाहिए था जब इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। ठीक है, चलो अगली कमी देखते हैं। हमारी जो मूल आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के आधार पर ही तो बनाई गई थी, तो इन तीनों के तो परमाणु भार अलग अलग हैं, तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख देते हैं इन्हें। पर प्रॉब्लम पता क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे थे ना, तो जो पहला तत्व है, ये पहला परमाणु, इसके तो गुण मिल रहे थे पहले वर्ग से, ये आता दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में आता, इसके गुण दूसरे वर्ग वाले तत्वों से मिलते ही नहीं थे, और इसके तीसरे वर्ग वाले तत्वों से नहीं मिल रहे थे गुण, तो इसलिए इन्हें एक जगह ही रख दिया बस। हालांकि नियम के विरुद्ध है ये। जब मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनी है, तो इन्हें तीनों को अलग अलग जगह रखना चाहिए, क्योंकि इनके परमाणु भार क्या है? अलग अलग। ठीक है, अगला जो है नंबर 6, वो है समभारिकों का स्थान। अगली कमी, समभारिकों का स्थान। समभारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु भार समान हो, और जब परमाणु भार समान है तो उन्हें तो एक जगह रखना चाहिए, क्योंकि मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे समभारिकों
समभारिकों के परमाणु भार समान होते हैं। अतः इन्हें एक ही स्थान पर रखना चाहिए था। परंतु जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे 18 AR 40 कॉमा 19 K 40 कॉमा 20 CA 40। अब इन्हें देख लो आप, इनके परमाणु भार तो 40 हैं तीनों के, और मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनी हुई है, तो इन्हें तो एक जगह ही रखना चाहिए, पर इन्हें अलग अलग रख रखा। गुणों को मिलाने के चक्कर में कराना ऐसा मेंडलीफ ने। तो सारी दुनिया को बताया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना है हमें, पर अपने आप परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के साथ साथ उसने गुणों के ऊपर भी ध्यान दिया था कि कहाँ गुण मिल रहे कहाँ नहीं मिल रहे। तो ठीक है, तो समभारिकों के परमाणु भार समान होते हैं, अतः इन्हें एक ही स्थान पर रखना चाहिए था। परंतु 18 AR 40 19 K 40 20 CA 40 को अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। इन्हें अलग अलग स्थानों पर रख दिया। जब इनके परमाणु भार समान हैं तो इन्हें एक जगह ही रख देते, जब मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनी हुई थी। नंबर 7, सातवीं कमी थी अक्रिय गैसों का स्थान। अक्रिय गैसों का स्थान, अक्रिय गैसों का स्थान। चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम मूल आवर्त सारणी को देखते हैं तो आपको इस बात का तो पता है कि मेंडलीफ ने जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उन तत्वों के लिए स्थान खाली छोड़े थे, पर अक्रिय गैसों के लिए तो कोई स्थान नहीं छोड़ा था उसने। तो मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया जैसे बाकी के लिए छोड़े गए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए अक्रिय गैसें होती हैं HENE AR KR XERN। अक्रिय गैसों के लिए स्थान नहीं छोड़ा गया था, नहीं छोड़ा गया था। अक्रिय गैसों के लिए स्थान ही नहीं छोड़ा था कुछ भी उसने, मेंडलीफ ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो अब एक बात बताता हूँ आपको। देखो यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करा था कक्षा 11 की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता का लेक्चर नंबर 2 मूल आवर्त सारणी पढ़ी है आज हमने। कल से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। अभी आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर ही आएंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है इस समय हमारे सिटी में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो बिजली की समस्या के चलते और कुछ बच्चे घर पे आए हुए छुट्टियों में, तो मेरा शेड्यूल भी थोड़ा सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलती रहेंगी अभी। ठीक है,
थोड़े दिनों में हमारा शेड्यूल सही हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, जो इम्पोर्टेंट है। फिर पढ़ी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है, और फिर मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं। फिर मूल आवर्त सारणी की क्या पढ़ी, विशेषताएं। ठीक है, कहाँ थी विशेषताएं, ये रही। मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ी, और विशेषताओं के बाद हमने पढ़ा, ये सारी विशेषताएं हैं। फिर हमने पढ़ा मूल आवर्त सारणी का महत्व। महत्व में हमने पढ़े कितने, 3 महत्व तो ये हैं, और 3 के बाद 3 महत्व हैं बस। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है मूल आवर्त सारणी के दोष, क्या क्या कमियां थी मूल आवर्त सारणी में। तो इसकी कमियां पढ़ी हमने, कितनी कमियां पढ़ ली हमने, 7 कमियां पढ़ ली। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। यदि आज का लेक्चर वास्तविकता में आपके समझ में आया तो लेक्चर को लाइक कर देना ज़रूर। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।